एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 का जो पेपर था, जिसमें आपके जी के जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, उसका मैंने आपको जो है यहाँ पे एनालिसिस कराया है। क्या कराया गया है? एनालिसिस जो है कराया गया है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और प्रत्येक जो क्लास हो गई है आपको उसके जो है क्विजेज भी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको क्विज, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, और आपके जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको जो है कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है क्लास शिफ्ट 3 है जो 18 अगस्त 2022 में शिफ्ट 3 हुई थी। उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पे जो है एनालिसिस करवाया गया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका, लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है। अगर वनों की कटाई ज्यादा की जाएगी तो प्यारे बच्चे, जो मृदा है उसकी गुणवत्ता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी और उपज जो है कम होगी। ठीक है, तो ये राइट पॉइंट था। ठीक है, बी पॉइंट है आपका, इसने सरकार को वन उपज के उपयोग, यहाँ पे उपज आएगा, ठीक है, उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं के पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आंदोलन नहीं किया गया था, हिंसक आंदोलन नहीं था, लेकिन यह है कि आंदोलन तो किया गया था। ठीक है, हिंसक आंदोलन नहीं था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट किया है आपका, यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। भाई, हिंसक आंदोलन नहीं था ये। पेड़ों को बचाने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था, लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं था, ये नहीं कह सकते हैं। इसको जो है हिंसक आंदोलन नहीं कहा जाएगा। ये जो है एक विद्रोह था। क्या था? विद्रोह था। ठीक है, ये क्या था प्यारे बच्चे? ये जो है विद्रोह था। और जो कहाँ पे हुआ था? 1973 में जो है मेरे प्यारे बच्चे, 1973 में उत्तराखंड में। ठीक है, 1973 में उत्तराखंड में जो है ये मिशन चलाया गया था। कौन सा? चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए था। ठीक है, हिंसक नहीं था, हिंसक आंदोलन नहीं था, सिर्फ विद्रोह था। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सुंदरलाल। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें एक प्रसिद्ध नारा लगाया गया था। एक प्रसिद्ध नारा लगाया गया था, वो क्या था इसमें? कि परिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है। क्या था? परिस्थितिकी, 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 परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये जो है नारा लगाया गया था इस चिपको आंदोलन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट था आपका डी। ठीक है, तो इसमें देखो ना, इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट टू सेव द ट्री। ठीक है, तो ये एक हिंसक, क्या बोल रहा है? यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था। हिंसक आंदोलन नहीं था ये एक विद्रोह था। ठीक है, और किसके खिलाफ? पेड़ों की कटाई के खिलाफ विद्रोह था। ये कोई हिंसक आंदोलन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा, कि ये जो है पॉइंट गलत है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो भाई, जो स्टार्च होता है ना, क्या होता है? स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो पौधों में क्या होता है? संग्रहित एक कार्बोहाइड्रेट के तौर पे पाया जाता है, स्टार्च। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं, स्टार्च जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि स्टार्च जो है पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट के तौर पर पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे ग्लाइकोजन की। किसकी? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चे? ये मनुष्य और जानवरों के यकृत में पाया जाता है। पशु, मनुष्य, पहले लिखेंगे मनुष्य और जानवरों, मनुष्य और जानवरों के यकृत, यानी उसको और क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत में और कंकाल की, कंकाल की मांसपेशियों में पाया जाता है। ठीक है, कंकाल की मांसपेशियों में, मांसपेशियों में पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं सुक्रोज की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज किस किस में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है, खजूर में, शहद में, मटर में, ये इन सब में जो है सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज जो है क्या करता है? ये शरीर को जो है कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, यह शरीर की, यह यह शरीर की कोशिकाओं के लिए, शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, और पेड़ों में जो है
जो पौधे होते हैं उनमें जो है क्या होता है, स्टार्च जो है संग्रहित कार्बोहाइड्रेट के तौर पे पाए जाते हैं। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट इज स्टार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए है किलोवाट, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है शक्ति की इकाई है। ये किसकी इकाई है प्यारे बच्चे, ये जो है शक्ति की इकाई है, यानी किसकी, पावर की। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, किलोवाट भी होती है और वाट भी होती है। ठीक है, तो ये किसकी है, ये तो पावर की हो गई, तो इसका मतलब ये उसमें ऊर्जा की तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वॉट सेकंड जो किसकी है, उसमें ऊर्जा की इकाई है, ये ठीक है, कैलोरी भी है और जूल भी है। ठीक है, फोर्स किसकी होती है प्यारे बच्चे, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं इसको। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स, बल, ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रेशर की बात करूं मैं, प्रेशर की ऐसा यूनिट जो है वो क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल, जिसको जो है पी से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, जिसको एच जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलाम्ब होती है उसकी ऐसा यूनिट। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, अगर मैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की बात करूं तो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो ओम होती है, और किससे, इस साइन से डिनोट किया जाता है, ये ओम का साइन है। ठीक है, याद रहेगा। कैपेसिटेंस की बात करूं मैं, कैपेसिटेंस की बात करूं तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो फैराड होती है, FARAD, फैराड, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। तो द डिस्टेंस, क्या लिखेंगे हम, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, यानी नाभिक के केंद्र से, क्या लिखेंगे हिंदी में, नाभिक के नाभिक के केंद्र से परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु परमाणु त्रिज्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं इसके, KLM जो होते हैं ना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं KLM ऐसे करके होते हैं ना, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे, यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी, इस न्यूक्लियस से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, यही आपकी जो है एटॉमिक रेडियस होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें किसकी एटॉमिक रेडियस है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले इन ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। इन ऑप्शंस में जो है आयोडीन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, आयोडीन की एटॉमिक रेडियस प्यारे बच्चे 140 पिकोमीटर होती है, यानी PMC इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की जो है प्यारे बच्चे, फ्लोरीन की जो है 72 पिकोमीटर होती है। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करें हम तो क्लोरीन की जो है प्यारे बच्चे समथिंग समथिंग नहीं तो 99 होती है। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है, 99 पिकोमीटर होती है। अगर यही ऑक्सीजन की बात करें तो 66 पिकोमीटर होती है। तो अब इसमें देखो सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हैं आयोडीन की जो है, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस है किसकी, आयोडीन की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि आयोडीन की जो 140 पिकोमीटर होती है, जो सबसे ज्यादा है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब मैं कुछ आपको जो है इंपोर्टेंट लिखवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्यारे, जो सोडियम 186 होती है, सोडियम की कितनी होती है, 186 पिकोमीटर होता है। ठीक है, लिथियम की लिथियम की जो है 152 होती है। और रूबिडियम इसकी समथिंग 244 होती है। और कैल्शियम CaESium इसकी होती है मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम की 262। ठीक है, अगर पोटेशियम की बात करें हम, पोटेशियम की बात करूँ तो 231 होती है। ठीक है, और बोरोन 88, बोरोन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 88 पिकोमीटर। ठीक है, बेरिलियम की बात करूँ, बेरिलियम की जो है प्यारे बच्चे वो 111 होती है पिकोमीटर।
ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो है क्लोरीन की मैंने आपको बता ही दी, क्लोरीन की बता दी 99 होती है। ठीक है। और बात करें ऑक्सीजन की 66 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है 66 पिकोमीटर, और नाइट्रोजन 72। नाइट्रोजन कितना होता है 72 पिकोमीटर, और लिथियम, लिथियम की इन दोनों से ज़्यादा होती है कितनी 112। ठीक है। और कार्बन 77, कार्बन 77 पिकोमीटर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है कितना हो जाएगा 143 पिकोमीटर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चे, एल्यूमिनियम, सल्फर की अगर बात कर लेते हैं, सल्फर की एटॉमिक रेडियस कितनी हो जाएगी 100 होगी, 100 पिकोमीटर। ठीक है। हीलियम की, हीलियम की जो 31 होगी। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है 65 पिकोमीटर होगी। ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट चल रही है साथ में ही। ठीक है। फॉस्फोरस 123, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 123 पिकोमीटर, और क्लोरीन 99 पिकोमीटर। ठीक है। तो ये जो है कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको जो है एटॉमिक रेडियस इन सब की एलिमेंट्स की लिखवा दी है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर था, जो कि आयोडीन है, जिसकी एटॉमिक रेडियस 140 पिकोमीटर थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो 243 ई में जो है पंचायत की अवधि दी गई है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। पंचायत की अवधि दी गई है किसमें 243 ई, आर्टिकल 243 ई में क्या दिया गया पंचायत की अवधि। ठीक है। अब इस 243 ए से स्टार्ट करते हैं। 243 ए में क्या दिया है। ठीक है। 243 ए, 243 ए में जो है ग्राम सभा दिया गया है, ग्राम सभा। ठीक है। 243 बी में क्या दिया गया है पंचायतों का गठन दिया गया है, पंचायतों का, पंचायतों का गठन। ठीक है। 243 में सी की बात करें तो इसमें पंचायतों की संरचना है, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। 243 डी की बात करें तो स्थानों का संरक्षण है, स्थानों का, स्थानों का संरक्षण, स्थानों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है। 243 ई के लिए अभी आपको बताया था क्या दिया गया है पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि दी गई है। ठीक है। 243 एफ में क्या दिया गया है सदस्यता के लिए निरर्थाएं। ठीक है। सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए निर्भरताएं किसमें दी गई है अनुच्छेद 243 एफ में दिया गया है। ठीक है। 243 जी की बात करूं मैं, 243 जी में क्या दिया गया है 243 के जी में दिया गया पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की, पंचायतों की शक्तियां या प्राधिकार। ठीक है। ये 243 जी में दिया गया है। वहीं मैं 243 जे की बात करता हूँ, थोड़ा मैंने जो इंपोर्टेंट नहीं है वो छोड़ दिया है। तो इसमें पंचायतों का लेखा परीक्षण, पंचायतों का लेखा परीक्षण, पंचायतों का लेखा परीक्षण है। 243 के की बात करूं तो इसमें पंचायतों के निर्वाचन है, पंचायतों के निर्वाचन। ठीक है। पंचायतों के निर्वाचन 243 के में है। और वहीं अगर मैं 243 एल की बात करता हूं तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। ठीक है। तो ये जो है इंपोर्टेंट धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है कि 243 ई में जो है अनुच्छेद 243 ई में क्या दिया गया है पंचायत की अवधि दी गई है कि पंचायत की अवधि कितनी होगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है चुंबक क्षेत्र के अंदर जो स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए कि बल कितना लगा हुआ किसका यूज होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वैसे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको जो है किस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनको आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है। क्या है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन।
ठीक है, या फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है फ्लेमिंग अगर आप अपने जो है लेफ्ट हैंड को अगर इस डायरेक्शन में, जो मैंने आपको ये जो डायग्राम बनाया, अगर इस डायरेक्शन में आप करोगे तो ये जो होगा आपका मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फिंगर आपकी, कौन, फर्स्ट फिंगर यानी पहली उंगली जो है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। और आपकी मेरे प्यारे बच्चे जो सेकंड फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें मतलब ये है, तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सेकंड फिंगर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चे, थंब। हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, थंब यानी अंगूठा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, जिसमें जो है आपके फर्स्ट फिंगर जो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो यही कहता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर श्वसन की दर जो है यानी ऑक्सी रेस्पिरेशन जो है अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मोर देन फोटोसाइंथेसिस, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, पौधा जो है सूख जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर जो है मान लीजिए कोई ट्री है, अगर किसी ट्री को जो है हम क्या करते हैं, श्वसन की जो दर है इसकी क्या है, इसकी जो श्वसन की दर है प्यारे बच्चे, श्वसन की दर है, श्वसन की दर अगर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है, ठीक है, ये ज्यादा है किससे, किससे प्यारे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की दर से, प्रकाश संश्लेषण की दर से, प्रकाश संश्लेषण की दर से, तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उत्पादित भोजन की तुलना में जो है अधिक भोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। जो इसमें प्यारे बच्चे जो फूड होगा ना, इसका क्या हो जाएगा, अधिक भोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया श्वसन की दर जो है किससे, प्रकाश संश्लेषण की दर से ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो भी खाना है, जिससे पोषण के अभाव में पोषण मिलेगा नहीं पौधे को, तो पौधा क्या होगा, वो सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने बोला है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है वो मेरे प्यारे बच्चे उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करती है, ये पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, छोटी आंत जो है मुख्य रूप से भोजन के पाचन और पोषक तत्वों का काम करती है, ये आप याद रखें। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, छोटी आंत की बात करता हूँ, क्योंकि छोटी आंत ही इसका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर है, क्योंकि छोटी आंत जो है वो उत्सर्जन का अंग नहीं है, ये तो एक भोजन का पाचन तंत्र है, और भोजन के पाचन में जो है आपकी हेल्प, उसकी हेल्प करती है भोजन पाचन में। तो छोटी आंत जो है क्या करती है, ये भोजन के पाचन में, और जो पोषक तत्व होते हैं ना, पोषक तत्वों का काम करती है, भोजन के पाचन और भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का काम करती है। कौन, छोटी आंत। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है प्यारे बच्चे, फेफड़े। क्या दिया है, फेफड़े। यहाँ फेफड़े की बात मैं करता हूँ। ठीक है, ये इनका क्या काम है, जो CO2 गैस, CO2 जैसी गैस होती है ना, CO2 जैसी गैसीय अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं त्वचा की बात करूं, त्वचा की बात करूं तो ये पसीने के माध्यम से जो है प्यारे बच्चे, ये क्या करते हैं, अतिरिक्त पानी, लवण, यूरिया की थोड़ी मात्रा को, यूरिया की थोड़ी मात्रा को, यूरिया की थोड़ी मात्रा को क्या करता है बेटे, शरीर से बाहर निकालने में भूमिका निभाता है। ठीक है, शरीर से, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है प्यारे बच्चे, ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इसके लिए ये जो है क्या करती है, अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है, शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, क्लियर हो गए चार ऑप्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और देखो लंग्स भी है। ठीक है, किसका, उत्सर्जन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन है, फेफड़े भी हैं, और त्वचा भी है, और बड़ी आंत भी है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन छोटी आंत नहीं है। छोटी आंत जो है भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का काम करती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि द मैग्नेटिक, सॉरी, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -0.5, यानी, और उसने पूछा था इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज। देखो इसका क्या फंडा है कि अगर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन, आवर्धन। ठीक है, ये आवर्धन कहा जाता है हिंदी में, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को जो है एम से डिनोट करते हैं, किससे,
एम से डिनोट करते हैं मैग्नीफिकेशन को। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ आपको पहले समझा देता हूँ। अगर मैग्नीफिकेशन यानी एम की वैल्यू जो है क्या है प्यारे बच्चे, वो नेगेटिव है। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आपको दी गई है तो उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड का मतलब वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर m की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चे अगर पॉजिटिव होती तो तब क्या होता, तो तब वर्चुअल और इरेक्ट बनती। कैसी बनती, वर्चुअल और इरेक्ट बनती, यानी आभासी। कैसी होती, आभासी होती और सीधी होती। ठीक है, सीधा, ठीक है, उल्टा और सीधा। ठीक है, क्या होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी इमेज जो है आभासी और सीधा रहेगा। यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे प्यारे बच्चे m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी, m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी यानी 1 से ज्यादा होगी, यानी मोर देन 1, मोर देन 1। ठीक है, तो m की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चे, जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वो बड़ी बनेगी। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, अगर वहीं m की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चे 1 से छोटा है, ठीक है, यानी लेस देन 1 है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो वहां पे जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर m की वैल्यू इक्वल 1 होगी, ठीक है, अगर क्या होगी, इक्वल, इक्वल टू 1, अगर 1 के बराबर होगी तो प्रतिबिंब सेम साइज का होगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये 4-5 जो हेड पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बता दी। अब इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आप सीधा आंसर दे सकते हो। इसमें क्या कहा है, देखो m की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी दी गई है, आप कहोगे सर m की वैल्यू तो जो है माइनस का 0.5 दी गई है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, तो मुझे यहीं से समझ में आ गया कि मेरी इमेज सबसे पहले तो क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, ये तो मुझे समझ आया। लेकिन लेस देन 1 भी है ना, क्योंकि भाई 0.5 1 से छोटा है, इसका मतलब है m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी है। ठीक है, तो लेस देन 1 तो प्रतिबिंब यानी वस्तु से छोटा होगा, इसका मतलब क्या रहा मेरे प्यारे बच्चे कि जो बनने वाली इमेज है वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी यानी छोटी होगी। ठीक है, और कैसी होगी, एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड हो गया, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है, इसमें से किसका, मतलब इसने पूछा है नागफनी या अदरक या शकरकंद, तो शकरकंद जो है मेरे प्यारे बच्चे अपनी जड़ों से जो है नए पौधे उत्पन्न करते हैं, शकरकंद। ठीक है ना, ये मिट्टी में उगते हैं, जिनको आप खाते हो सर्दियों में। ठीक है, चाय के साथ खा लेते हैं। तो स्वीट पोटैटो जो होता है, जो शकरकंद होता है, वो क्या करता है, ये जो है अपनी जड़ों के द्वारा जो है नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कौन, स्वीट पोटैटो, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नागफनी की। क्या है, ऑप्शन ए है आपका नागफनी। नागफनी जो है अपना नया पौधा मेरे प्यारे बच्चे तने से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, तने से नए पौधे उत्पन्न करता है। ठीक है, तने से नए पौधे उत्पन्न, तने से नए पौधे उत्पन्न करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं अदरक की, अदरक जिसको क्या बोलते हैं, जिंगर, तो इसकी बात करें, अदरक जो है प्यारे बच्चे ये भूमिगत तना है, कैसा है, एक भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। इसके नए पौधे तने से उगते हैं, इसके नए पौधे, इसके नए पौधे किससे उगते हैं, तने से, तने से उगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है प्यारे बच्चे, पत्थर चट्टा, यानी जिसको हम ब्रायोफाइलम बोलते हैं, ब्रायोफाइलम लीफ, पत्थर चट्टा होता है वो। ठीक है, यह जो है जो पत्तियों के किनारों से नए पौधे पैदा करता है, कहां से प्यारे बच्चे, पत्तियों के किनारों से, पत्तियों के, पत्तियों के किनारों से नए पौधे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ जो है जड़ों द्वारा कौन से पैदा करते हैं, स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद होते हैं वो जो है किसके द्वारा होते हैं प्यारे बच्चे, वो जो है जड़ों के द्वारा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे बच्चे बंधन बैंक की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना इसने पूछी है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा कि बंधन बैंक की स्थापना जो है 2015 में की गई थी। अब मैं फेडरल बैंक की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1931 ईस्वी में। ठीक है, एक है इंडस बैंक, कौन सी बैंक है, इंडस बैंक है, इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी। कर्नाटक एक बैंक है, कर्नाटक बैंक,
कर्नाटक बैंक की स्थापना जो है 1924 में हुई थी और एक यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। यस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2004 में की गई थी। ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? कुछ और भी लिखवा देता हूँ, जैसे एचडीएफसी है। एचडीएफसी की स्थापना जो 1994 में हुई थी। एक आरबीएल बैंक है, उसकी स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। इंडियन बैंक की बात करें हम, इंडियन बैंक, इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक, काफी बड़ा नाम हो गया, इंडियन इंडियन ओवरसीज बैंक, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चे? आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। ये इंपोर्टेंट जो है बैंकों की स्थापना मैंने आपको लिखवा दिया है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। बंधन बैंक 2015 में जो है स्थापना की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोला गया है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया? तो पहला गणतंत्र दिवस मेरे प्यारे बच्चे 1950 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि 1950 में जो है पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, यानी 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे आपका मनाया गया था। ये बात याद है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी है। कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे 4 मार्च को। कब? 4 मार्च। विश्व विरासत दिवस होता है 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। ठीक है। एक होता है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को। ठीक है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। ठीक है। और वर्ल्ड मिल्क डे, दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क मिल्क हो जाएगा फिर तो, मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। ठीक है। राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? राष्ट्रीय राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है। आयकर दिवस जो 24 जुलाई, आयकर दिवस 24 जुलाई को, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय योग दिवस नहीं होता, वो अंतरराष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। ठीक है। और विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट दिवस है जो मैंने आपको करा दिए। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर जो है 1950 इसका राइट आंसर था, जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? यानी अनुच्छेद जो है कौन सा राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 78। ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या है? इसमें ये जो आपको 69 दिया गया है, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया है। वहीं आर्टिकल 63 की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? संघ की संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया गया है। वहीं अगर मैं अनुच्छेद 74 की बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति को सहायता राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दोनों हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 74 है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, ये 75 में दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप जो है सब याद कर लीजिए। अनुच्छेद जरूर पूछे जाते हैं, एक दो आर्टिकल्स जरूर आते हैं आपके पेपर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्काली प्रोसेस प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो प्यारे बच्चे, जो क्लोर एल्काली प्रोसेस होती है ना, किस तरीके से होती है देखो। एक होता है कैथोड, क्या होता है? कैथोड। एक होता है आपका एनोड। ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंगली होता है? आपका NaOH के, सॉरी NaCl। ठीक है, ये क्या होता है? NaCl का जार रख दें यहाँ पे। ठीक है, NaCl का जार रखा है यहाँ पे। चलिए, ठीक है, तो कैथोड में क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। और एनोड में Cl2 गैस होती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें क्लोरीन गैस होती है, और यहाँ पे क्या होता है? आपका NaCl होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्लोर एल्कालिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब NaCl को जो है, 2NaCl को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl। जब इसको H2O के साथ में जो अगर रिएक्ट किया जाता है प्यारे बच्चे, तो क्या बनता है? वो बैलेंसिंग के तौर पे 2NaOH, और क्या बनेगा? Cl2 प्लस में H। ठीक है, नहीं, इसमें ना ये NaOH होता है। ये क्या होता है? ये NaOH होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो किसके अकॉर्डिंग चलती है? NaCl के। यहाँ NaCl रख देते हैं। ठीक है, तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और ये क्या होता है? यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, जब NaCl को सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रखा होता है, जब इसको जो है वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो एक NaOH और Cl2 और H2 जो है निकल के आते हैं। कैथोड में क्या होता है? H2, एनोड में Cl2 होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा कि 2NaCl और 2H2O। ठीक है, लिक्विड है, और N2NaOH बन गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्लोर एल्काली प्रोसेस होती है। पूछ लिया जाता है कि क्लोर एल्काली प्रोसेस में वी गेट एट एनोड इन, एनोड में Cl2 होता है, कैथोड में H2 होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ एक चीज बताना भूल गया। एक चीज बताओ कि कुछ कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैं ये बताना आपको भूल गया कुछ एसिड्स के बारे में। विनेगर में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, लेमन में, लेमन, और मेरे प्यारे बच्चे ऑरेंज में, इन दोनों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस शिफ्ट में नहीं आया तो किसी ना किसी शिफ्ट में तो जरूर आएगा। टैमरिन में कौन सा होता है प्यारे बच्चे? टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आंट स्ट्रिंग होता है ना, जो चींटी काट लेती है, आंट स्ट्रिंग, आंट स्टिंग। ठीक है, और एक होता है नेटल, नेटल स्टिंग। इन दोनों में जो है मिथेनॉइक पाया जाता है, तभी तो पेन होता है जब चींटी काट लेती है। ठीक है, तो मिथेनॉइक एसिड इनमें पाया जाता है। ठीक है, ये छोटी सी एक सलाह थी जो मैंने आपको दे दी। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि 2020 में किन दो बैंकों का जो है पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था? यानी कौन सी दो बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुई थी 2020 में? तो एक तो हुई थी मेरे प्यारे बच्चे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और एक हुई थी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जो है दोनों 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में जो है मर्ज हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ बैंक और भी बाद में हुई थी। कौन कौन सी? एक थी देना बैंक और विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक जो है मेरे प्यारे बच्चे 2019 में जो है किसमें विलय हो गई थी? किसमें वो हो गई थी, मर्ज हो गई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें? बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में। एक सिंडिकेट बैंक थी, सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक जो है प्यारे बच्चे 2020 में किसमें चेंज हो गई थी? केनरा बैंक में चेंज हो गई थी, केनरा बैंक में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक भी बंद हो गई है, वो भी चेंज हो गई है। इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक जो है मेरे प्यारे बच्चे 2020 में ही इंडियन बैंक में विलय हो गई है, इंडियन बैंक में मर्ज हो गई है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, आंध्रा बैंक, और एक कॉरपोरेशन बैंक और थी। कौन कौन सी थी? एक तो आंध्रा बैंक थी, एक थी आपकी कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन नहीं, कॉरपोरेशन बैंक थी, कॉरपोरेशन बैंक। ये दोनों जो है, ये भी कब हुई थी मर्ज? 2020 में। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गई हैं। यूनियन बैंक ऑफ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है मर्ज हो गई है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है प्यारे बच्चे, जब नदी का पानी जो है चैनल के बाहर नदी के तटों का
अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? जब प्यारे बच्चे, जब नदी का पानी जो है चैनल के बाहर नदी के तटों को अपरदन करता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसको विसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसको हम जो है विसर्ग कहते हैं। ठीक है। गुम्फित चैनल, ऑप्शन ए क्या दिया आपका? गुम्फित चैनल यानी ब्रेडेड चैनल। गुम्फित चैनल, ये कौन से चैनल होते हैं गुम्फित? कब बनते हैं ये क्या होता है ना, जो कई समांतर चैनलों को जो एक समूह हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम? जो आपस में जुड़ जाते हैं गुम्फित चैनल कहते हैं। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? यह कई समांतर, यह कई समानांतर, समानांतर, यह कई समानांतर चैनलों का एक समूह होता है। ठीक है। क्या होता है? समानांतर चैनलों का एक समूह होता है। ठीक है। जो आपस में जुड़े होते हैं, जो आपस में जुड़े हैं। ठीक है। अच्छा, वितरिकाएं क्या होती हैं? आपको क्या दिया? नेक्स्ट में दिया आपको वितरिकाएं। वितरिकाएं क्या होती हैं? ये जो है छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से निकलकर जो अन्य दूसरी जगह निकलती हैं जाके। ठीक है। दूसरी ओर बहती हैं किसी नदी से निकलकर। ठीक है। छोटी नदी बड़ी नदी से निकलकर किसी अन्य साइड बहती है, उसी को वितरिकाएं कहा जाता है। ठीक है। वे छोटी नदी ये वे छोटी नदी होती हैं या नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से निकलकर मुख्य नदी से मुख्य नदी से निकलकर जो अन्य निकायों की ओर जाती हैं, जो अन्य निकायों की ओर जाती हैं, निकायों की ओर जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिकाएं। ठीक है। सहायक नदियां कौन सी होती हैं? ये वो नदियां होती हैं जो अपना जल एक मुख्य नदी में मिलाती हैं। ठीक है। ये भी आप लिख लो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन सी होती हैं? वे छोटी नदियां वे छोटी नदियां जो अपना जल एक मुख्य नदी में मिलाती हैं, मुख्य नदी में मिलाती हैं। ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस चर्च ऑफ इंडिया इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। मतलब चर्चों के नाम दिए गए हैं और ये चर्च कहाँ है, लोकेशन ये दी गई है। ठीक है। एस टी पॉल कैथेड्रल कहाँ पे है? कोलकाता में है, बिल्कुल राइट है। ठीक है। पैसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ पे है? ये जो है प्यारे बच्चे ये आपका जो है गोवा में है, ये भी इसका राइट आंसर है। ठीक है। एस टी जोन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च जो है ये कहाँ पे है? ये पौंडचेरी में नहीं, पौंडचेरी में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये जो है पौंडचेरी में है। तो ये जो है ना, ये चर्च कहाँ पे है? ये पंडिचेरी में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये जो आपका फोर्सिथ में है। कहाँ पे? फोर्सिथ में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और संता क्रज और बेसिलिका कहाँ पर है? ये कोची में है, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ये जो कहाँ पर है, ये जो है फोरिस में है। किसमें? फोरिस। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा की गई थी? ये इसमें पूछा गया है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, ये आप याद रखेंगे। किसके? स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी स्थापना की गई थी प्यारे बच्चे? ये जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी की गई थी बेटे? इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कार्बन जो है किसके कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम है? ठीक है। कार्बन इज एबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि भैया इनमें जो है ना, ये अपने छोटे परमाणु आकार के कारण क्या कर लेते हैं? ये स्थायी यौगिक बना लेते हैं। ठीक है। स्टेबल कंपाउंड्स बना लेते हैं किसके द्वारा? अपने छोटे परमाणु आकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि जो कार्बन होते हैं वो अपने छोटे परमाणु आकार के कारण एक स्थायी यौगिक कंपाउंड सक्षम में बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? किसकी बात कर रहा था मैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप। अपर रूप कितने होते हैं? 3। एक तो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है। डायमंड। ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। एक हो जाएगा आपका बकमिस्टर फ्लोरेन। बकमिस्टर फ्लोरेंस।
बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है। कार्बन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। ठीक है। कितने टाइप होते हैं? कार्बन के 2 टाइप होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड, कौन-सा होता है? सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड में कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? सैचुरेटेड में जो है इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड इनमें जो है कौन से होते हैं? डबल एंड ट्रिपल। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि वसा के डैश करके है कि वसा के पायसीकरण में सहायक होता है कौन? वसा के पायसीकरण में कौन जो है सहायक होता है? तो उसमें जो है बाइल सॉल्ट जो बहुत हेल्पफुल होता है। किसमें? वसा के पायसीकरण में, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में जो है सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? बाइल सॉल्ट की जरूरत होती है, जो को हिंदी में पित्त लवण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे? बाइल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। विटामिन के की बात मैं करूं अगर, विटामिन के, विटामिन के किसके लिए एसेंशियल है? ठीक है। हेल्प इन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है। अगर HCl की बात करें तो HCl किस में करता है? हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्प इन डाइजेस्टिव, हेल्प इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन में मदद करता है। ठीक है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन की अगर बात करें हम, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन है? प्रोटीन, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ठीक है। क्लियर हुआ? तो बाइल सॉल्ट को जो है बसा के पाइसीकरण में जो है सहायक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है। कौन होता है ऐड के तौर पे? बाइल सॉल्ट। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला है कि त्रिपुरा राजभाषा, किसमें? त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964। ठीक है। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम कौन सा? 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? अगर त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि त्रिपुरा में कौन सी 2 भाषाएं यूज होनी चाहिए? बंगाली और कोक बोरोक, कोक बोरोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अधिनियम कौन सा? 1964 के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 2 लैंग्वेज उसमें दी गई है, बंगाली और कोक बोरोक यूज होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें 25 तो भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि बेटे वो प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ना कि अपवर्तन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। किसके रूप में कार्य करते हैं? वो वितरित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दे एक्ट एज द एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो प्रकाश के वितरित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ना कि किसके रूप में? अपवर्तन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए जो है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब आपको बताओ कि स्टार जो है, स्टार टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं वो? क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू स्टार ट्विंकलिंग, स्टार ट्विंकलिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन वायु अपवर्तन ठीक है नहीं होता है किसमें? जब ग्रहों में, तो इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एक्स क्या है? यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी अगर मैं एमजी को, मैग्नीशियम क्या होता है? एमजी होता है। अगर इसका दहन किया जाए O2 में तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे? MgO। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा? 2MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। ये क्या है? ये एक्स पदार्थ है जो जब चमत्कार जो चमकीली होती है, चमकदार लौ के साथ जलता है, वो क्या है? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर मैं ये कहूँ वहन, नेक्स्ट आपका क्या, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वहन क्विक लाइम, व्हेन क्विक लाइम एडेड इनटू वाटर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन क्विक लाइम एडेड इनटू वाटर, यानी जब क्विक लाइम को अगर वाटर में जोड़ा जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा? ठीक है। व्हेन जब बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना जो है किसके साथ मिश्रण कर रहे हैं हम? वाटर के साथ। तो बिना भुजा हुआ चूना यानी क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वो होता है आपका CaO। CaO क्या है? ये सॉलिड है। ठीक है। इसको जो है किसके साथ में मिक्सचर कराया आपको? H2O के साथ में, जो क्या है? लिक्विड है। तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चे? एक्वस सॉल्यूशन, यानी CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है प्यारे बच्चे स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। स्लैक्ड लाइम यानी भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चे? CaO की बात करूं तो ये है आपका क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। और क्विक लाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन क्विकलाइम एडिड इनटू वाटर, तो क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना को जब वाटर के साथ आप क्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौगिक सी एच C2H6 और C3H8 में डैश, ठीक है, इकाई का अंतर है, कितनी इकाई का अंतर है, और ये जो किस श्रेणी से संबंधित हैं, हेट्रोजीनियस हैं या होमोलोगस हैं या हेट्रोजीनियस हैं, यानी विषमांगी हैं या समजाती हैं। देखो अब इसमें कितना अंतर है, इन इकाइयों में कितना अंतर है, क्या दिया है, C3H8 दिया है और एक क्या दिया है, C2H6 दिया है, यानी C3 में से अगर C2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा, और H8 में से H6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, H2 बचेगा। यानी ये तो हमें पता चल गया कि इसमें तो CH2 आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, CH2 आएगा, लेकिन यहाँ CH2 एक तो विषमांगी में भी दे रखा है, हेट्रोजीनियस में भी दे रखा है, और एक होमोलोगस में भी दे रखा है। ठीक है, होमोलोगस कौन से होंगे, जो ये एक ही श्रेणी के होंगे, और ये कौन सी श्रेणी के हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसको लेता हूँ C3H8 को, अगर हम यहाँ लेते हैं C3H8 को अगर हम देखें तो किस श्रेणी से है, ये एल्केन श्रेणी से है। क्यों है, अब आप ये कहोगे एल्केन से है, क्योंकि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। अगर यहाँ पे जो है सी की वैल्यू कितनी ले ली है हमने, सी की वैल्यू अगर 3 ली है हमने प्यारे बच्चे, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, यानी एन की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3+2, यानी कितना हो जाएगा, C3H, 3 2 6 +2 कितना हो गया, 8। यानी ये किस श्रेणी से है, ये एल्केन श्रेणी से है। क्या ये दोनों एक ही श्रेणी से हैं या विषमांगी से हैं, देखो अब नेक्स्ट क्या था, C3H8 यानी अब इसमें क्या करना था, CnH2n+2 में इसको पुट करके देखो, Cn की वैल्यू कितनी है, 3 है, H की वैल्यू कितनी है, 2 है, और N की वैल्यू फिर 3 पुट करेंगे +2 करेंगे तो C3, ये भी क्या हो गया, H8 हो गया। यानी ये आप देख रहे हो C3H8, हाँ अच्छा दोनों एक ही बार, दोनों मैंने एक साथ ले लिए, लेकिन C3H8 ले लिया, C2H6 नहीं लिया हमने। ठीक है, इसको C2H6 ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ये भी उसी श्रेणी का है, C2H6 देखें, CnH2n+2 से अगर देखा जाए तो N की वैल्यू कितनी है, 2, H2 इंटू में 2, ठीक है, प्लस में 2, तो ये कितना होगा, C2H6, यानी ये दोनों क्या है, ये एल्किन ग्रुप से हैं, C3H8 और C2H6 दोनों किससे हैं, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किससे हैं, ये एल्किन ग्रुप से, एल्केन ग्रुप से हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा था, ये था। ठीक है, CnH2n+2 में, तो ये क्या होगा, दोनों एक ही से हैं, तो यानी इसका मतलब ये होमोलोगस हैं। क्लियर हुआ, कौन से होमोलोगस हैं यानी समजातीय हैं, और CH2 इनका क्या है, इनकी इकाई का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक तो होता है आपका एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन ग्रुप्स, एल्काइन। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है CnH2n-2, और ये क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो ये इनके फॉर्मूले हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडियम धातु को जल के साथ अवक्रिया करने पर क्या होता है, सोडियम धातु को, तो मान लीजिए ये क्या है, सोडियम को क्या बोलते हैं हम, Na, सोडियम क्या है, Na है। ठीक है, अगर Na को जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ अवक्रिया करा रहे हैं हम, H2O के साथ अवक्रिया कराएंगे, तो इसमें जो है क्या होगा, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और मेरे प्यारे बच्चे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। ठीक है, अगर इसको बैलेंसिंग करेंगे तो 2 यहाँ पे भी आएगा और 2 यहाँ पे भी आएगा, ये बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, H2 हो गया, 2 2 4 और ये 2, और यहाँ पे भी 2 आएगा, तो अब ये बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, जब सोडियम को जो हमने H2O वाटर के साथ अवक्रिया की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला एक तो हमें। ठीक है, क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका मेरे प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या निकला, तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा ये, और एक हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, इसमें एक चीज बताओ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी पढ़ा होगा आपने का, अगर मैं जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड को अगर मैंने H2O के साथ प्यारे बच्चे रिएक्ट कराया विद हीट, तो क्या बनेगा, ये कॉपर प्लस में क्या हो जाएगा, ये H2O। अब इसमें अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें एक चीज मुझे दिखाई दे रही है सिंपल सी, कि इसमें से जो है CuO में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया है, इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ऑक्सीजन जो है इसमें से हट गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं H2 को देखूं तो H2O में जो है ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो गेन ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये कब क्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है। और फिर बच्चे ये क्या है नीचे, ये रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन होगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, लॉसेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें क्या था, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो हट गया था, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो ये क्या बनेगा, इसको हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा लेंस दिया आपको, डाइवर्जिंग लेंस दिया है, ध्यान से समझना, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस दिया है ना, सॉरी LNS होता है, डाइवर्जिंग लेंस दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं पहले बच्चे, अपसारी, अपसारी लेंस है।
ठीक है। अपसारी लेंस जो डाइवर्जिंग लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी बेटे जो एफ होती है वो नेगेटिव होती है, ये याद रखेंगे। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 50 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव दिया तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो ये 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में होती है। ठीक है, तो 0.5 ये क्या आया, आपकी फोकस दूरी निकल के आ गई। आपसे पूछा क्या था, पावर, यानी लेंस की क्षमता पूछी थी। क्या पूछी थी, लेंस की क्षमता। जो पावर किसको डिनोट करते हैं, पी से। पी की वैल्यू क्या होती है, 1/f। तो पी की वैल्यू क्या होगी, 1/f की वैल्यू कितनी थी, 0.5। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 10 लगेगा, 0 लगेगी, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, क्योंकि क्या है, ये जो है नेगेटिव चलता आ रहा है। क्या नेगेटिव चलता आ रहा है बेटे, इसमें जो है आप देख रहे हो, ये जो है नेगेटिव वैल्यू चलती आ रही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी एफ की वैल्यू क्या हो गई थी, नेगेटिव है, 0.5 मीटर। तो यहाँ क्या आ रहा है, पावर कितनी रही बेटे, -2 डायोप्टर। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की लिखेंगे, पावर नहीं, पावर तो वॉट होता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, डायोप्टर। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम डी से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लिए, जिससे आपको जो है पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है क्विजेज भी प्रोवाइड हो जाएंगे, जिनको आप जो है क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और आप जो है आरआरबी जो ग्रुप डी चल रहा है, आपकी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, इसमें थोड़ा गैप हो गया 2 दिन का किसी कारणवश, उसके लिए खेद है। ठीक है, अब लगातार कंटिन्यू क्लास होती रहेंगी, तो ग्रुप डी के जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, तो इससे आपको क्या रहेगा, पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है आप इसको भी अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि इससे जो है आपको एग्जाम का क्या लेवल रहा वो आपको पता लगता रहेगा कि आपको क्या आता है। ठीक है, जैसे आपको ये जब पूरी पूरी जो है आपको ये क्लासेस में क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, तो आज से क्या होगा, इससे जो है आपको पता रहेगा कि हमने जो है कहाँ पे भूल की, और आपको जो जो क्विज आप दोगे ना, जो क्विज आप अटेम्प्ट करोगे, ये वाली क्विज जो आप जब आप अटेंड करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपसे क्या छूट रहा है। ठीक है, इसके नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़ना है कि आपको जो है पता है कि 100% मैं इसमें श्योर हूँ कि ये मुझे नहीं आता है, वही क्वेश्चन छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।